नीतीश जी चले भ्रष्टाचार की ओर और टूट रही महागठबंधन की डोर। नमस्कार मित्रों, मैं आज जीतनराम मांझी के बेटे संतोष सुमन जी के इस्तीफे के ऊपर कुछ तथ्य रखने जा रहा हूं और ये तथ्य बिल्कुल फैक्ट्स पे आधारित है और ये इसलिए बनाना जरूरी हो गया और आप लोगों को बताना जरूरी हो गया कि नीतीश कुमार जी और महागठबंधन जो कि महाठगबंधन के रूप में काम कर रही है बिहार के अंदर, उसके बारे में बताना बहुत ही आवश्यक है वहां की जनता के लिए और हमारे बिहार की जनता के लिए। आइए एक एक करके हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं। ये आखिर इस्तीफा हुआ क्यों और इसकी वजह क्या है। सीधी सी बात है कि जो संतोष सुमन जी हैं उन्होंने इसकी वजह बिल्कुल क्लियर तरीके से बताया कि नीतीश कुमार जी ठीक जैसे उपेंद्र कुशवाहा जी की पहले जो पार्टी थी उसका जदयू के अंदर में जिस तरीके से विलय किया और कुशवाहा जी को साइडलाइन कर दिया, उसी तर्ज पे वो हिंदू अवाम मोर्चा को भी दबाव बनाकर वो कह रहे थे कि वो इसमें विलय करें। और विलय करने के बाद जीतनराम मांझी और उनके बेटे और उनके जो एमएलए हैं और उसके जितने कार्यकर्ता हैं उनको साइडलाइन करने की पूरी प्लानिंग चल रही थी। इसी बीच में वो जीतनराम मांझी के बेटे को पता लग जाता है और फिर वो इस्तीफा दे देते हैं। उनके पास मिनिस्ट्री क्या थे? एससी एसटी वेलफेयर की मिनिस्ट्री उनके पास थी। इससे ये प्रश्न उठता है कि क्या महागठबंधन की सरकार एससी एसटी विरोधी है? फिर अगेन मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जीतनराम मांझी के बेटे संतोष सुमन जी जो कि एससी एसटी वेलफेयर मिनिस्टर थे बिहार सरकार में, क्या एससी एसटी की अनदेखी कर रही है महागठबंधन की सरकार? ये प्रश्न है। हां जी, वो कर रही है, क्योंकि अगर वो नहीं कर रही होती तो जीतनराम मांझी के जो बेटे संतोष सुमन जी हैं वो इस्तीफा नहीं देते। एक वजह ये है। दूसरी वजह ये है कि ये हिंदुस्तान अवाम मोर्चा को अपने पार्टी के अंदर में विलय करना चाहते थे, ये दबाव बनाकर करना चाहते थे। ये संतोष सुमन जी का निजी बयान है। अब आइए एक एक करके बताते हैं कि ये महागठबंधन की डोर जो महाठगबंधन है वो कैसे टूटती जा रही है एक एक करके। आइए हम इसके ऊपर एक प्रकाश डालते हैं। पहला, वीआईपी साहनी जी की पार्टी है। सबसे पहले साहनी जी ने मंत्री पद से और इस्तीफा दे दिया और वो महाठगबंधन से अलग हो गए। दूसरी ऊपर आते हैं आरसीपी सिंह जो कि कुर्मी समाज से आते हैं और जदयू के और नीतीश कुमार जी के थिंक टैंक माने जाते थे। उनसे इस तरह की एक ईर्ष्या पैदा हुई नीतीश जी को कि उनको भी पार्टी से निकाल दिया और वो पार्टी छोड़ दिए। फिर बाद में चल करके उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। उनको लगा कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसके अंदर में वहां नेताओं की कद्र भी है और उनके मेरिट के गुणवत्ता के आधार पे वहां पे पद और मंत्री बनाए जाते हैं। दूसरी चीज, आरसीपी सिंह का सवाल ये हो गया। तीसरी, फिर कुशवाहा जी से जो वादा किया गया था, कुशवाहा जी को कोई तरजीह नहीं दी गई और कुशवाहा जी भी छोड़कर चले गए और फिर उन्होंने एक नई पार्टी बना ली, आरएलजेडी, राष्ट्रीय लोक जनता दल। फिर क्या हुआ? उसके बाद प्रश्न ये खड़ा होता है कि क्या 23/6/2023 को जो विपक्षी पार्टियों की एक मीटिंग होने वाली है पटना में, क्या उस मीटिंग से पहले ही महागठबंधन टाइम फिक्स हो गई? क्या इसके अंदर में जो महागठबंधन का जो ढिंढोरा पीटा जा रहा था उसकी हवा निकल गई? हां जी, निकल गई। क्यों? क्योंकि ये एक एक करके जो मैंने नाम गिनाए हैं ये लोग छोड़कर चले गए और ये वो लोग हैं जिसके नाम पे नीतीश कुमार जी 15 साल जिसके बल पे जिसके दम पे 15 साल शासन करते आ रहे हैं। ये इनको जवाब देना होगा इस प्रतिनिधियों को और उस समाज को जिस समाज से ये लोग आते हैं।
क्योंकि उन समाज की अनदेखी हो रही है, तभी उस समाज को रिप्रेजेंट करने वाले जो नेता हैं वो इनको एक एक करके छोड़कर चले जा रहे हैं। अब आइए, बिहार में महागठबंधन में ही घमासान होने लगा, क्योंकि नीतीश जी का जनाधार खत्म होने लगा। नीतीश जी का जनाधार खत्म हो रहा है, जदयू का जनाधार खत्म हो रहा है, इसीलिए इनकी जो डोर है, इनके साथ रहने वाले जो इनके मित्र हुआ करते थे, वो एक एक करके छोड़कर जा रहे हैं। नीतीश कुमार जी इतने स्वार्थ में डूब गए हैं कि हर हालत में अब नीतीश कुमार जी का पर्याय जो है वो फेविकॉल से किया जा रहा है। वो नीतीश कुमार जी फेविकॉल हैं जो हमेशा हर परिस्थिति में अपने कुर्सी से चिपक कर रहना चाहते हैं, हर परिस्थिति में चिपक कर रहना चाहते हैं। कुर्सी इतनी प्यारी है कि वो जो घोटालेबाज परिवार है उसके साथ उसके गोद में बैठ करके और कुर्सी बचाने की जो इन्होंने खेल खेला है, ये बिहार की जनता इसके लिए माफ नहीं करेगी। और 2024 और 2025 में वो अपना मताधिकार का प्रयोग करते हुए नीतीश कुमार जी को सबक सिखाएगी। जो अहंकार इनके अंदर भरा हुआ है, जो अति पिछड़ा महादलित की बातें नहीं सुन रहे हैं, वो ओबीसी की बातें नहीं सुन रहे हैं, वो सवर्णों की बात नहीं सुन रहे हैं, वो किसी की बात नहीं सुनते हैं। सिर्फ उनको कुर्सी प्यारी है, इसीलिए कुर्सी पे चिपका रहना चाहते हैं। आइए अब बताते हैं आपको 23/6/2023 को जो विपक्षी पार्टियों की मीटिंग होने वाली है उसकी रूपरेखा क्या होगी, उस मीटिंग में क्या डिस्कशन हो सकता है, उस मीटिंग में क्या नीतीश कुमार जी क्या कहेंगे कि हमें जो 17 सीट में जो 2019 में नरेंद्र मोदी जी के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ जो गठबंधन में सरकार में चुनाव लड़े थे, उसमें जो इनके पास 17 सीटें हैं, क्या 17 सीट जदयू को मिलेगी या क्या कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी? बिहार में कांग्रेस की स्थिति क्या है? लालू प्रसाद यादव जी की आरजेडी और नीतीश कुमार जी की जेडीयू कांग्रेस को कितनी सीटें देगी? इसके ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न है। क्या एक नक्सली पार्टियां जो हैं सीपीआई और सीपीएम, उनको कितनी सीटें मिलेंगी? क्योंकि वो एक खबर आ रही है कि सीपीआई और सीपीएम ये 4 सीटें मांग रही है बिहार के अंदर 2024 के लिए। तो क्या ये महागठबंधन और उसके साथ मिलने जुलने वाली पार्टियां क्या सीपीएम और सीपीआई को 4 सीटें देगी? प्रश्न बहुत बड़ा है। क्या लालू जी को कितनी सीटें मिलेंगी? आरजेडी को कितनी झोली में कितनी सीटें दी जाएगी? क्या आरजेडी 2024 में कांग्रेस और जदयू और सीपीआईएम से क्या अपनी कंप्रोमाइज कर सकती है? जी नहीं, वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका एक जनाधार है और वो अपने जनाधार से समझौता नहीं कर सकते। मुझे ये लग रहा है कि नीतीश कुमार जी और कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, ये सभी जो विपक्षी पार्टियां हैं, ये लालू प्रसाद यादव जी की जो आरजेडी है उसके ही दम पे सोच रहे हैं कि सभी अपने अपने रोटियां सेक रहे हैं, क्योंकि और किसी के पास जनाधार नहीं बचा हुआ है। और उनके पास जो जनाधार है वो सबको पता है कि किस तरह का जनाधार है। वो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं। इनसे भी 2024 में कुछ नहीं होने वाला। जो 2014 में जो पोजीशन थी वही 2024 में भी पोजीशन होने वाली है बिहार के अंदर। नीतीश कुमार जी कान खोलकर सुन लीजिए और आपको जवाब देना होगा। जनता आपको सबक सिखाएगी। आइए कुछ और तथ्यों के ऊपर मैं बात करना चाहता हूं कि 2019 के इलेक्शन के पहले चंद्रबाबू नायडू की जो स्थिति थी, पूरे देश में हर नेताओं, हर पार्टी के नेताओं से मिला करते थे। और क्या हुआ 2019 में? चंद्रबाबू नायडू जहां वो चीफ मिनिस्टर थे आंध्रा के, वो भी यहां से चला गया और महज 23 सीटों के ऊपर सिमट कर रह गए। यही हालत नीतीश कुमार जी की भी है, क्योंकि नीतीश कुमार जी ठीक चंद्रबाबू नायडू की तरह उनके ही पद चिन्हों पे चल रहे हैं। 2024 के इलेक्शन से पहले सभी विपक्षी पार्टियों से मिल रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, सभी विपक्षी पार्टियां हैं कौन? ये सेकुलरिज्म के नाम पे पटना में इकट्ठा हो रही हैं, लेकिन जब जीतने के बाद, ये जब सत्ता में आती हैं, तो ये वंशवाद, जातिवाद,
परिवारवाद, भ्रष्टाचार, लूटपाट, ये सभी घोटालों में और तरह तरह के स्कैम में इन्वॉल्व हो जाती हैं। फिर इनका सेकुलरिज्म ये भूल जाते हैं, एक परिवार तक ही समझ जाते हैं। और इनको वोट देने वाले लोग समझें कि क्या उस समाज में लालू प्रसाद यादव के बेटे के अलावा कोई और नेता नहीं है? क्या वो बिहार की राजनीति नहीं कर सकता? क्या और किसी के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो बिहार की राजनीति करे और उस पार्टी का नेतृत्व करे? इसके ऊपर प्रश्न खड़ा होता है और बिहार की जनता को यह समझना होगा कि एक परिवार को बढ़ाने के लिए पार्टियां काम कर रही हैं। जहां तक रही ममता बनर्जी की बात, वो अपने भतीजों को बढ़ा रही हैं। मायावती जी अपने भतीजे को बढ़ा रही हैं। यहां अखिलेश यादव जी का पूरा एक कुनबा है, चूंकि वो सफाई मैनपुरी और इससे बाहर नहीं निकलता है। तीसरी चीज, मैं यहां पे एक और चीज आपको बताने जा रहा हूं कि क्या नीतीश कुमार जी महागठबंधन के से बिखरे हुए जो छोड़कर लोग जा रहे हैं, उनके साथ इन्होंने क्या वादा किया था कि इनको छोड़कर जा रहे हैं? क्या ये उनको दिए हुए वादे जो महागठबंधन बनाते समय जो वादे किए गए थे, क्या ये पूरे नहीं कर पा रही सरकार? अगर पूरा नहीं कर पा रही तो इस सरकार को बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। इस सरकार को जाना ही मुनासिब है। क्यों? क्योंकि लालू जी और कांग्रेस का जिंदगी भर विरोध करने वाले नीतीश जी, क्या ऐसी इनके पास मजबूरी है कि वो कांग्रेस और लालू जी के गोद में जाकर बैठ गए और इनके साथ ही मिलकर सरकार चला रहे हैं? नीतीश कुमार जी भूल गए कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की गठबंधन की सरकार 2005 के अंदर उनको मुख्यमंत्री का पद दिया था। जरूर भूल जाते हैं। ये नीतीश कुमार जी का ये अपना एक व्यक्तित्व है, ऐसा है कि ये जहां रहते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। एनडीए के साथ रहे, एनडीए से छेद करके फिर लालू जी के साथ चले गए, फिर लालू जी को छेद करके फिर एनडीए के साथ आ गए। इन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस जी के पीठ में खंजर भोंका, उनको अलग कर दिया, साइडलाइन कर दिया और पार्टी के ऊपर कब्जा बना ली। शरद पवार जी को साथ लिए और फिर शरद पवार जी को भी वही काम कर दिया, उनको धोखा दिया, फिर उनसे अलग हो गए। तो ये जो खेल है, हमेशा इनका जो एक चरित्र है, पूरी राजनीतिक चरित्र जो है, वो हमेशा एक स्वार्थवादी की रही है और हमेशा हर हालत में अपने शीर्ष पद पे, अपने कुर्सी पे और पार्टी के ऊपर कब्जा करके बैठे। ये नीतीश कुमार जी की ये पूरा का पूरा चरित्र है। इस ऐसे बहरूपियों से, ऐसे चरित्रहीन व्यक्तियों से आप सावधान रहें। इसका मकसद मेरा यही है कि आपको अवगत कराना है, क्योंकि एक एक नेता छोड़कर जा रहे हैं और वो नेता वो हैं जो वहां के एक्चुअल वास्तविक समाज को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे समाज को रिप्रेजेंट करते हैं जो समाज मुख्य धारा में बहुत सालों तक नहीं आई, वो आना चाहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी अपने स्वार्थ के बदौलत उनको आना देना नहीं चाहते। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार।